हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक लेने जा रहे हैं, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। यानी कि इस टॉपिक से नॉर्मली 2-3 क्वेश्चन आपको बैंक पीओ या एसएससी क्लर्क के एग्जाम में मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दी जाती है, अब उसके नीचे 2 आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि उस स्टेटमेंट में ये बताना होता है कि ये जो नीचे 2 आर्गुमेंट हैं वो वीक आर्गुमेंट हैं, यानी कि कम तर्कशील हैं, तो उसी हिसाब से हम उन्हें गलत कर देते हैं, और स्ट्रांग हैं तो उसी हिसाब से हम उन्हें सही कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब क्वेश्चनों के साथ में। तो यहां मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। तो यहां देखिए, एक स्टेटमेंट यहां पर मैं पहले लिख दे रहा हूं। स्टेटमेंट ये कह रहा है, शुड देयर बी complete ban on mining coal in India। ये एक स्टेटमेंट है, क्या कोल जो खदानें हैं उन पर कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए भारत में। अब इसके पक्ष में 2 आर्गुमेंट आपको दिए जा रहे हैं। आर्गुमेंट, तो यहां मैंने आर्गुमेंट लिख दिया है बच्चों। आर्गुमेंट्स यानी कि पहला आर्गुमेंट कह रहा है, यस द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल will not last long if we continue mining at the present rate। ये कह रहा है कि हाँ भाई, कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम अभी प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में कोयला निकाल रहे हैं, ये बहुत समय तक यानी कि ज्यादा लॉन्ग टाइम तक संभव नहीं हो पाएगा कि निकाल पाएंगे, है ना। अब दूसरा कह रहा है, नो वी डू नॉट हैव अल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ sufficient quantity। तो आपको यह बताना होगा बच्चों कि इन दोनों आर्गुमेंट में से कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग है और कौन सा वीक पड़ जा रहा है, तो ये आपको बताना होगा। देखो, अगर इंडिया के पास ऐसा कोई सिस्टम होता, जैसे हम जो कोयल निकालते हैं वो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए निकाला जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली कंपनियों को कोल दिया जाता है, ठीक है। अब देश के अंदर इतनी बड़ी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला फिलहाल तो अभी वर्तमान में एक साधन है, ये सभी आप लोग मानेंगे। क्या हमारे पास अगर हम अभी कंप्लीट बैन लगा दें, क्या इतना बड़ा एनर्जी का रिसोर्स हमारे पास दूसरा है वर्तमान में जो उसकी पूर्ति कर सके? नहीं है ना। तो अभी कंप्लीट बैन जो लगाने वाली बात है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कह रहा है, यस द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। तो यहां पर ये तो एक जो वीक है, ठीक है जी। तो यहां दूसरा कह रहा है, नहीं वी डू नॉट हैव अल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। ये आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जैसा कि मैंने कहा ही था कि भाई अगर किसी चीज की कमी है तो इसका मतलब तो ना, वो तो एक कोर इश्यू हो सकता है, ठीक है। तो हम उसे बंद कैसे करते हैं वहां पर। तो दूसरा जो है कि एनर्जी का हमारे पास अल्टरनेट सोर्स नहीं है, इसलिए हम अभी जो कंप्लीट बैन है वो नहीं लगा सकते हैं। हाँ, हम कुछ कटौती करने की अगर बात करते तो वो जेन्युइन बन सकता था। कंप्लीट बैन बच्चों एक बहुत
दूसरा वे पे चली जाती है, आप कहेंगे कि एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो पहला तर्क है वो वीक यानी कि कमजोर तर्क है, और जो दूसरा है वो यहां पर स्ट्रॉन्ग तर्क आ जाता है कि नहीं, वी डू नॉट हैव अल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी, हमारे पास अल्टरनेट सोर्स नहीं है इतनी एनर्जी को दूसरे, उसके मतलब एनर्जी जिसे प्रोड्यूस की जा सके, ठीक है ना। तो यहां पर सेकंड वाला सही है। चलिए इसी तरह फिर हम अगले वाले को देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ये जो आर्गुमेंट है बच्चों, ये आपके खुद के माइंड की डिसीजंस लेने की क्षमता होती है कि आप किस तरह का डिसीजंस लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि भावनाओं में बह के आप कोई डिसीजंस यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि भावनाओं में लिए गए अक्सर डिसीजंस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, तो यहां से मैं थोड़ा सा और नीचे करने के लिए कर देता हूं जिससे कि हमारा पूरा स्टेटमेंट लिखा जा सके। शुड all the slums in big city be demolished and the people living in such slums be relocate outside the city limits। आर्गुमेंट है नंबर 1, नो ऑल these people will lose their home and livelihood यानी कि आजीविका, and hence they should not be relocated। दूसरा कह रहा है yes, the big cities need more and more space to carry out developmental activities and hence these slums should be removed। तो यहां आपको बताना है कि इन दोनों आर्गुमेंट में से कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। भर गया है। तो यहां बच्चों ये दो आपके सामने है कि शुड ऑल द स्लम्स इन बिग सिटीज बी डिमोलिश्ड एंड द पीपल लिविंग इन सच स्लम्स बी रिलोकेट आउटसाइड द सिटी लिमिट। ये कह रहा है कि भाई बड़े शहरों में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उन्हें वहां से हटा के और वहां जो लोग रह रहे हैं इस तरह के स्लम्स में उन्हें शहर की सीमा से बाहर रिलोकेट कर दिया जाना चाहिए क्या। आर्गुमेंट कह रहा है नहीं। पहला आर्गुमेंट कह रहा है नहीं, ऑल देज पीपल विल लॉस देयर होम, ये सभी लोग अपने घरों को मतलब कहो इनके घर को छोड़ना पड़ेगा एंड आजीविका को छोड़ना पड़ेगा, घर और आजीविका दोनों से इन्हें वंचित होना पड़ेगा इस कदम से। एंड हेंस दे शुड नॉट बी रिलोकेटेड, और वो इसलिए इनको
रिलोकेटेड नहीं किया जाना चाहिए। अब दूसरा कह रहा है यस द बिग सिटीज नीड मोर एंड मोर स्पेस टू कैरी आउट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड हेंस दे स्लम्स शुड बी रिमूव्ड। तो यहां पर आपके हिसाब से क्या डिसीजन होना चाहिए? ये एक यानी कि प्रशासनिक कह सकते हैं कि एक आप जो डिसीजंस लेते हैं, कोई इस तरह की समस्या आती है तो इसलिए इस टॉपिक को रखा गया इसमें स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स को। तो यहां पर बच्चों आपके हिसाब से कौन से स्ट्रॉन्ग बनते हैं और कौन से वीक बनते हैं आर्गुमेंट? देखो अगर हम इसे दो तरीके से देखें यानी कि ह्यूमैनिटी मानवता के हिसाब से देखें तो यार हजारों लोग बिग शहर में यानी कि बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो अगर मानवता के हिसाब से हम सोचा जाए तो उन हजारों लोगों की आजीविका और मकान वहां पर उन्होंने जैसे तैसे जो बना रखे हैं उनको उन्हें छोड़कर दूसरी जगह रिलोकेट करना पड़ेगा, जो कि एक मानवता के लिए मुझे लगता है कि एक गलत पॉइंट होगा, है ना। तो यहां पर जो पहला पॉइंट है वो मानवता के हिसाब से स्ट्रांग बनता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है डेवलपमेंटल की, अगर हम बात करें एक्टिविटीज की तो डेवलपमेंट के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ चीजों को हटाया जाता है, तोड़ा जाता है। जब सड़कें चौड़ी की जाती हैं तो दुकानों को भी तोड़ा जाता है, मकानों को भी तोड़ा जाता है, मंदिर मस्जिदों को भी तोड़ा जाता है, जिससे कि शहर में डेवलपमेंट एक्टिविटीज को जारी रखा जा सके। तो दोनों ही पॉइंट जो हैं यहां पर स्ट्रांग हैं, तो यानी कि दोनों अपने अपने हिसाब से यहां पर सही बात कह रहे हैं, ठीक है। एक जो कह रहा है कि नहीं भैया आजीविका और उनका परिवार वहां पर बसा हुआ है, इस तरह से किसी को उसके घर और आजीविका से नहीं हटाना चाहिए, तो ये पहला पक्ष भी स्ट्रांग है। और दूसरा पक्ष भी स्ट्रांग है क्योंकि ये डेवलपमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि शहरों के अंदर ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से इन स्लम्स को हटाने की जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होंगी तभी हो पाएंगी जब इन स्लम्स को यहां से हटाया जाएगा। तो दोनों ही पक्ष यहां पर मजबूत हैं बच्चों, तो दोनों ही यहां पर आपका आंसर दोनों ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि आपके जो आर्गुमेंट होने चाहिए, जो आप डिसीजंस ले रहे हैं, ध्यान रखना उनका जो डिसीजंस ले रहे हैं वो तर्कशील होने चाहिए, सिर्फ भावना में बह के नहीं कि नहीं एक जो एक सामान्य आदमी भावना में बह के डिसीजन लेता है वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तीसरा एक क्वेश्चन है, शुड देयर बी यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स in college in India as in school? कह रहा है कि भारत में स्कूलों की तरह कॉलेज के अंदर भी छात्रों का यूनिफॉर्म यानी कि जो ड्रेस कोड है क्या वो होना चाहिए। अब यहां पर आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। पहला कह रहा है यस, हां, दिस विल इंप्रूव द एम्बियंस of the colleges as all the students will be decently dressed। दूसरा कह रहा है नो, college students should not be regimented and they should be left to choose
wear cloth for coming to college। दूसरा कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को उनके अपने अकॉर्डिंग छोड़ देना चाहिए, जैसा वो पहन के आए। तो आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं? देखो यहां पर जो पहला आर्गुमेंट कर रहा है, यस दिस विल इंप्रूव द एम्बियंस ऑफ द कॉलेज एज ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिसेंटली ड्रेस्ड। तो ये अगर हम इसे ये कहें एजुकेशनल ग्राउंड के हिसाब से अगर हम इस पर सोचें तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, तो पहला जो है वो यहां पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रहा है। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एजुकेशनल ग्राउंड के हिसाब से अगर हम सोचें कि भाई कॉलेज में, जैसे आप कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में देखते हो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों का एक ड्रेस कोड होता है ना, तो वो एक वेल डिसेंटली आपको नजर आते हैं, है ना। दूसरा कह रहा है नहीं, तो यहां पर जो दूसरा नहीं है, तो यहां पर स्टूडेंट की लिबर्टी यानी कि आजादी के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर ये दूसरा भी सही बैठता है कि नो कॉलेज स्टूडेंट शुड नॉट बी regimented and they should be left to choose their clothes for coming to college। कि भाई उनको कॉलेज अपने हिसाब के कपड़े पहनकर आने की उन्हें परमिशन दे देनी चाहिए, है ना। तो यहां पर दोनों ही अगर हम देखें तो दोनों, एक जो कि एजुकेशनल ग्राउंड पे यानी कि पहला जो आर्गुमेंट है वो एजुकेशनल ग्राउंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और दूसरा अगर हम ये कहें तो दूसरा यहां पर लिबर्टी यानी कि एक एज के बाद जो आजादी मिलती है स्टूडेंट्स को, जैसे कॉलेज में नॉर्मली हम स्कूल तक जाते हैं तो 16-17 साल तक हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद हम कॉलेज करते हैं, है ना। तो यहां जो लिबर्टी है यानी कि आजादी है, एक एज के बाद जो आजादी का अनुभव होना चाहिए स्टूडेंट को, तो यहां उस लिबर्टी के हिसाब से जो सेकंड पॉइंट है वो भी यहां पर स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। तो यहां दोनों ही पॉइंट मजबूती के साथ खड़े हैं, एक एजुकेशनल ग्राउंड के ऊपर और एक लिबर्टी यानी कि आजादी के ऊपर, यानी कि एक निश्चित एज के बाद आप किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हो, इस चीज की आजादी के ऊपर। ठीक है, तो यहां दोनों ही पॉइंट यहां पर सही है बच्चों, तो इस हिसाब से दोनों पॉइंट यहां पर स्ट्रॉन्ग है। तो आपके एक ऑप्शन में दोनों ही पॉइंट की बोथ स्टेटमेंट वन सॉरी आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2 आर स्ट्रॉन्ग। तो दोनों ही पॉइंट जो इसमें स्ट्रॉन्ग है उस वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं फिर। तो यहां पर जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि कोई ह्यूमैनिटी के हिसाब से या कोई लिबर्टी के हिसाब से या कोई मतलब एक जो आर्गुमेंट होना चाहिए वो आपका कोई बेस होना चाहिए बच्चों, हवा का आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, बेस होना चाहिए, उसमें कुछ दमखम होना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है देखिए यहां पर, शुड द पेरेंट्स in India in future be forced to opt for only one child as against two or many एट प्रेजेंट। कह रहा है कि भविष्य में इंडिया को मतलब शुड द पेरेंट इन इंडिया इन फ्यूचर बी फोर्स टू ऑप्ट फॉर ओनली वन चाइल्ड, यानी कि केवल एक बच्चा का जो सरकार का, जिसपे आप देखते हैं कि टीवी में अक्सर बहस भी होती है कि एक फैमिली के में एक बच्चा यानी कि एक बच्चे की फैमिली यानी कि जो कपल है वो एक ही बच्चा करे, जैसे कि चाइना वाले कंट्री के अंदर है। इस तरह की पॉलिसी यानी कि ज्यादा बच्चे ना करने की पॉलिसी पर काम किया जाए, है ना। तो यहां पर एक बच्चा ऑप्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अब आर्गुमेंट जो दे रहा है वो कह रहा है यस, पहला कह रहा है दिस इज द ओनली वे
to check the ever increasing population of India. दूसरा कह रहा है नो दिस टाइप ऑफ प्रेशर tactic is not adopted by any other country in the world. तो यहां पर दो आपके सामने रखे गए हैं, दो पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों में कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है ये आपको बताना है। देखो ये जो पहला है कि यस दिस इज द ओनली वे, ये जो इस तरह का टर्म आ जाता है ना, दिस इज द ओनली वे, ये तो ऑटोमेटिक ही गलत हो जाता है इस तरह के केस में। टू चेक द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो यहां पर जो पहला पॉइंट है आर्गुमेंट 1 इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। तो ये तो मैं यही कहीं गलत कर दे रहा हूं, क्योंकि केवल एकमात्र यही रास्ता नहीं हो सकता, किसी भी समस्या का एक ही रास्ता कभी भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कई रास्ते हो सकते हैं। जब इस तरह का टर्म आ जाए दिस इज द ओनली वे, तो उसे तो आंख बंद करके वहां पर गलत ही कर देना चाहिए। अब दूसरा कह रहा है No, this type of pressure tactic is not adopted by any other country in the world. नहीं, इस तरह का मतलब जो प्रेशर, जो दबाव बनाने आए, वो किसी भी दूसरे दुनिया के दूसरे मुल्क के अंदर नहीं अपनाया गया है। तो बच्चों यहां पर देखो एक चीज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो हर कंट्री की जो नीड होती है ना, वो एक अलग होती है। जैसे एक जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां की नीड एक अलग होती है, पॉपुलेशन वो अपनी कम करना चाहते हैं, और जिन मुल्कों की पॉपुलेशन कम होती है वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो आप जैसा कि यूरोप के अंदर देख रहे हैं कि जहां पॉपुलेशन नहीं है वहां के सरकार इसलिए चिंतित है कि वहां यार पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन बढ़े तो कुछ आगे काम बढ़े, और जहां हद से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां की सरकारें इसलिए चिंतित हैं यार पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, है ना। तो यहां पर जो दूसरा पॉइंट है कि आर्गुमेंट सेकंड इज नॉट द राइट वे ऑफ आर्ग्यूइंग बिकॉज द नीड ऑफ इंडिया कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द नीड ऑफ अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यहां पर यह भी आपका क्या होता है बच्चों, रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि हर मुल्क की अपनी अपनी अलग अलग नीड होती है पॉपुलेशन के हिसाब से भी, ठीक है ना। तो इसको हम दोनों को ही हमने यहां पर गलत कर दिया है। तो चलिए फिर यहां से अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। कह रहा है शुड द पर्सन्स बिलो द एज of 18 years be allowed to join armed forces। पहला आर्गुमेंट कर रहा है नो persons below
the age of 18 do not have physical and mental maturity such burden। दूसरा पॉइंट कह रहा है यस दिस will help the country to develop such armed forces which will serve the country for a longer time। तो आपके सामने एक स्टेटमेंट आया है और उसके नीचे दो आर्गुमेंट आए हैं। स्टेटमेंट कह रहा है शुड द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स बी अलाउड टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेज, कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति या पर्सन्स को आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए। अब इसके पक्ष और विपक्ष दोनों हिस्सों में, क्योंकि एक नो कह रहा है और एक यस कह रहा है, दोनों अपने अपने आर्गुमेंट दिए गए हैं। तो आप इस पे क्या सोचते हैं ये आप बताएं। पहला जो पॉइंट है बच्चों यहां पर कि नो पर्सन below the age of 18 do not have physical and mental maturity to such burdens। ये बात सही है क्योंकि 18 साल एक वयस्क होने की एज यहां पर रखी गई है सरकार के द्वारा। तो यहां पर ये मान के चला जाता है कि 18 साल से ऊपर यानी कि नीचे जो एज होती है उसमें व्यक्ति फिजिकल और मेंटल उस तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता, ठीक है ना, 18 साल से कम उम्र का जो होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भावुक हो सकता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो सकता है, बहुत ज्यादा कुछ उद्दंड टाइप से हो सकता है ना। तो वो फिजिकल और मेंटल उसमें स्टेबिलिटी 18 साल से पहले आगे, जैसे हम 15 साल या 16 साल या 17 साल के लड़के या लड़कियों में देखें, या उसी एज में अगर हम 22-23 साल की एज में देखें, तो दोनों की सोच में, दोनों के बिहेवियर में, दोनों की मैच्योरिटी में, फिजिकल उसमें स्टेटस में देखें तो यहां पर दोनों में चीजों में क्या होता है, फर्क दिखाई देता है। तो पहला जो ये कह रहा है कि नहीं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पक्ष है, यानी कि आर्गुमेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया गया है कि भाई 18 साल से कम जो आदमी होता है वो फिजिकली और मेंटल मैच्योरिटी पर इस लेवल पे नहीं होता कि वो इस तरह के बर्डन को झेल सके, ठीक है। दूसरा कह रहा है यस दिस विल हेल्प द कंट्री टू डेवलप सच आर्म फोर्सेज व्हिच विल सर्व द कंट्री फॉर ए लॉन्गर टाइम। ऐसा नहीं है बच्चों कि केवल ये एक जो तरीका है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ही अगर हम आर्म में भेजना स्टार्ट करें तभी वो चीज हमारा देश जो है वो सैनिक रूप से मजबूत होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये जो दूसरा पॉइंट है वो कमजोर पक्ष बन जाता है, तो इस वजह से मैंने इसे यहां पर कैंसिल कर दिया है। केवल जो फर्स्ट है उसी को मैंने यहां पर स्ट्रॉन्ग माना है। तो यहां जो पहला पॉइंट है वही यहां पर स्ट्रॉन्ग बन के उभर रहा है। तो आपको जो आप आंसर देते हैं उस चीज को ध्यान में रखिए कि आपके जो तर्क होने चाहिए वो बहुत मजबूत होने चाहिए। हल्के तर्क वाले इसको पॉइंट को आपको टिक यानी कि सही नहीं करना है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है जी। तो ऐसे ही फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी आपको कहा ये आपके डिसीजंस के ऊपर है कि आप किस तरह का डिसीजंस लेते हैं, आपकी सोचने या तर्क करने की क्षमता कितनी प्रबल है। एक क्वेश्चन है, देखिए, शुड ऑल दोज हु आर
suffering from terminal disease be allowed to end their lives if they so desire। यानी कि इस मुद्दे पर देश के अंदर कई बार बहस भी हुई है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे जो लोग प्रभावित होते हैं, क्या उन्हें इच्छा मृत्यु यानी कि अपने जीवन को खत्म करने की परमिशन दी जानी चाहिए। इस तरह की आपने कई डिबेट्स भी देखी होंगी, तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से लोग बताते हैं कि भाई करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर आर्गुमेंट 1 कह रहा है nobody should be allowed to end their life at their will, as this goes against the basic tenets of humanity। दूसरा पक्ष कह रहा है यस, instead of suffering with pain and no chance of recovery, they should be allowed to do so। तो पक्ष में भी एक तर्क दिया गया है और विपक्ष में भी एक तर्क दिया गया है। तो आपके हिसाब से कौन सा तर्क मजबूत है? तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आया है कि भाई जो बहुत ही भयानक बीमारियों से ग्रसित हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन को अंत करने के लिए अलाउ करना चाहिए? अगर वो ये इस बात की इच्छा रखते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों में एक एक तर्क दिया गया है। तो आपके हिसाब से यहां पर कौन सा तर्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लगता है, ये आपको बताना है गाइस। देखो ये यहां पर जो पहला पक्ष है, nobody should be allowed to end their life at their will as this goes against the basic tenets of humanity। ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग तर्क है, क्योंकि किसी को भी अपने जीवन को खत्म करने के लिए परमिशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मानवता का जो मुझे लगता है कि एक बेसिक, एक मूल टीनेट्स है। ठीक है जी, टीनेट्स है। क्योंकि अगर हर व्यक्ति मानो ये अपनी इच्छा से मरने के लिए यहां पर सरकार पे या कोर्ट में जाकर अप्लाई करने लगा, तो ये इससे क्या होगा कि समाज में एक अव्यवस्था वाली बात पॉइंट भी आ जाएगी। तो किसी को भी यहां पर अगर ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखा जाए तो किसी को भी अपने जीवन को खत्म करने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है जी, तो यहां जो पहला तर्क है वो मजबूत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है यस, इंस्टीड ऑफ सफरिंग विद पेन एंड नो चांस ऑफ रिकवरी दे शुड बी अलाउड टू डू सो। कह रहा है कि जो व्यक्ति इस तरह के पेन से गुजर रहे हैं और उनके ठीक होने की संभावना नहीं है, तो उन्हें इस तरह के लिए अलाउ करना चाहिए। तो मेडिकल साइंस में जैसा कि आप जानते भी हैं कि मेडिकल साइंस में अक्सर चमत्कार होते रहते हैं कि कई बार डॉक्टर मना भी कर देता है कि भाई ये आदमी का कुछ नहीं हो सकता, और आप देखते हैं कि कुछ महीने या कुछ दिनों या कुछ सालों बाद वो आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो यहां पर केवल बीमारी, अगर उसे पेन हो रहा है तो इस वजह से हम किसी को अपने जीवन को खत्म करने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। तो यहां पर जो पॉइंट 2 है वो वीक है।
जीवन का लक्ष्य होता है बच्चों कि आप उसमें स्ट्रगल करें। ये नहीं है कि हार के, मानो आपको कोई बीमारी हो जाए तो आप, एक तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक आप सुसाइड कर लें या आप इच्छा मृत्यु का परमिशन ले लें, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया नहीं, आप उस बीमारी से जूझ रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, मेंटल लेवल पे भी कर रहे हैं और जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो दूसरा पॉइंट है ये यहां पर रॉन्ग बन जाता है बच्चों। तो यहां किसी भी व्यक्ति को जो जीवन में सफरिंग हो रही है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रही है, पीड़ित हो रहा है बीमारी से या पेन की वजह से, किसी को भी अपने जीवन को खत्म करने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। ये आपका जो यस वाला पॉइंट था, जो सेकंड वाला पॉइंट था, वो एक कमजोर पक्ष प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि वो तुरंत उसका एक इलाज ढूंढ रहा है, और इलाज भी क्या, जीवन को अंत कर देना, यानी कि अपने जीवन को खत्म कर देना। तो यहां ये जो सेकंड पक्ष है ये हल्का एक पक्ष उभर के आता है, ठीक है ना। तो यहां जो पहला पक्ष है वो ही यहां पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो इस पर, जैसे कि आपने एक मूवी भी देखा होगा कि ऋतिक रोशन का एक मूवी भी बना था इसके ऊपर, मुझे नाम तो ध्यान नहीं है, उसमें ऐश्वर्या राय वगैरह भी थे कलाकार, और ऋतिक रोशन एक उस पर था, क्या नाम है, ऐसी कंडीशन थी, उसको बीमारी हो गई थी कि वो मुंह से सिर्फ बोल सकता था, ठीक है, और उसका बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा था। तो उसमें भी वहां पर आपने देखे होंगे कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरीकों से कोर्ट में पॉइंट रखे जा रहे थे। तो लास्ट में कोर्ट ने यही कहा था कि किसी को भी अपने जीवन को अंत नहीं करने की परमिशन हम किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते हैं। तो यहां उस हिसाब से देखा जाए तो पहला पॉइंट जो है यहां ये मजबूती के साथ खड़ा होता है, ठीक है सर। तो चलिए फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है उसे भी देखते हैं, अगला क्वेश्चन यानी कि बच्चों, कह रहा है शुड नॉट देयर बी नो एग्जाम टिल क्लास 9th in all schools of India, कि भारत में कक्षा 9 तक कोई भी एग्जाम नहीं होने चाहिए। अब इसमें जो पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने एक पॉइंट रख रहे हैं, तो यहां पर देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। एक कह रहा है नहीं, नो स्टूडेंट्स should take the exam from their early age। ये कह रहा है कि नहीं, विद्यार्थियों को पहले से ही एग्जाम देने चाहिए। दूसरा कह रहा है यस, हाँ, स्टूडेंट्स will get time to analyze and fulfill their creative interest। तो यहां स्टेटमेंट जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि कह रहा है कि भारत में क्लास 9 तक कोई भी एग्जाम नहीं होने चाहिए। तो पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने यहां पर पॉइंट रख रहे हैं कि एक कह रहा है कि भैया नहीं और एक कह रहा है यस। तो आपके हिसाब से यहां पर कौन सा ज्यादा ठीक बनता है? तो बच्चों यहां पर स्टडीज थ्रू आउट द ईयर नीड्स टू बी चेक्ड ऑल एट द एंड ऑफ द सेशंस।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम पढ़ते हैं तो उसका मानो एक साल आपने किसी चीज को पढ़ा तो उस चीज को चेक करने के लिए ही एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल्स हो, चाहे कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। इवन मैं ये भी एक चीज कहता हूं कि किसी चीज को आप सीखते हैं कि आपने उस चीज में कितना सीखा, यही एग्जाम का उद्देश्य होता है ना। जो आप स्कूल्स में या कॉलेज में एग्जाम देते हैं, साल भर पढ़ते हैं, उसी पढ़ाई के ऊपर साल के अंत में एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और उस एग्जाम के थ्रू ये चेक किया जाता है कि आपने उस एक साल के अंदर उस चीजों से क्या सीखा या नहीं सीखा। तो यहां पर बच्चों स्टडी थ्रू आउट द ईयर needs to be checked at the end of the sessions. Examinations are well established and generally accepted way to check knowledge. So one is a strong argument. जैसा कि मैंने कहा अभी कि एग्जाम लेने का मकसद सिर्फ ये चेक करना होता है कि आपने कितना सीखा। दूसरा कह रहा है thinking freely and creative pursuits could be carried on along with studies. Exams are no ways hindrance to this. So second is a weak argument. कि ये कह रहा था, जैसे सेकंड वाला जो आर्गुमेंट कह रहा था कि यस स्टूडेंट्स विल गेट टाइम टू एनालाइज एंड फुलफिल देयर क्रिएटिव इंटरेस्ट। जो क्रिएटिव इंटरेस्ट होता है, जैसा कि आप कुछ भी अलग, मानो कि कोई स्टोरी लिखने का आदत हो या कोई पेंटिंग करने का आपको आदत हो बचपन में, तो ये चीज तो पढ़ाई के साथ साथ भी आप जारी रख सकते हैं, इसमें पढ़ाई का कोई लेना देना होता नहीं है। तो यहां पर जो सेकंड आर्गुमेंट है बच्चों, वो एक वीक आर्गुमेंट है। केवल आपके क्रिएटिव इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए कक्षा 9 तक अगर कोई एग्जाम ना लिया जाए तो मुझे लगता है कि एक गलत पॉइंट यहां पर साबित हो जाएगा। तो यहां आर्गुमेंट पहला जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है और सेकंड वाला जो है वो एक वीक आर्गुमेंट बन जाता है, क्योंकि वो क्रिएटिव इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के मकसद से कक्षा 9 तक क्लास में एग्जाम मना कर रहा है कि भैया नहीं लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शुड द सेल ऑफ ऑल द टॉय मेड इन चाइना बी बैंड इन इंडिया। कह रहा है कि चाइना में बने हुए सभी खिलौनों को भारत में बेचने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब यहां पर पक्ष और विपक्ष में फिर दो उत्तर कहेंगे। एक कह रहा है यस, देज आर वेरी चीप, एंड हेंस will put the local toy manufacturers out of business। पहला तर्क कह रहा है हां लगा देना चाहिए प्रतिबंध, क्योंकि देज आर वेरी चीप, ये बहुत सस्ते हैं और इन्होंने जो लोकल टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें बिजनेस से बाहर कर दिया है, यानी कि उनके बिजनेस को वो खा गए, है ना। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है नो इंडियन टॉयज आर ऑफ मच बेटर क्वालिटी एंड their sale will not be affected।
दूसरा पक्ष कह रहा है नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए क्योंकि भारतीय खिलौने बेहतर हैं, क्वालिटी में बेहतर हैं और इससे उसकी जो बिक्री है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं बच्चों इस चीज से? क्या देखो, Chinese toy may be cheap, but they are so cheap that they can put local toy manufacturers out of business is not necessarily true। ये बात सच है कि चाइना के खिलौने कितने भी सस्ते क्यों ना हो, बट वो लोकल टॉय मैन्युफैक्चरर्स को बिजनेस से बाहर नहीं कर सकते हैं। भाई 10 कंपनियां होती हैं, कोई 2 कंपनी और उसमें बढ़ जाए तो 2 कंपनियां 10 कंपनियों के कारोबार को मतलब प्रभावित थोड़ी ना कर देंगी। हाँ, ये अलग चीज है कि उनका सामान भी बिक रहा है और इनका सामान भी बिक रहा है ना। तो यहां ये जो पहला आर्गुमेंट है वो यहां पर वीक पड़ जा रहा है क्योंकि इससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स बर्बाद नहीं हो जा रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, उनका भी सामान बिक रहा है। अब कह रहा है नो इंडियन टॉय आर ऑफ मच बेटर क्वालिटी एंड देयर सेल विल नॉट बी अफेक्टेड। अब दूसरा है इन द सेम वे इंडियन टॉय मे बी ऑफ मच बेटर क्वालिटी बट स्टिल द चीपर प्रोडक्ट्स मे affect their sale, so argument second is also a weak argument। देखो ये बात तो जेन्युइन है कि एक चीज 500 रुपए की मिल रही है और वहीं एक उससे हल्की क्वालिटी वाली जो चीज है वो 250 या 200 रुपए में अगर मिल रही है तो कई बार कस्टमर जो होता है वो प्रभावित हो जाता है उस 200-250 रुपए वाली चीज से। हाँ, वो एक अलग चीज है कि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है, बट वहां पर क्या होता है कि वो सोचता है कि यार 500 रुपए खर्च करने से बेहतर है मैं 200 रुपए खर्च करके ये चीज यानी कि इसी का हल्की क्वालिटी ले लेता हूं। तो वहां पर एक चीज तो मानने वाली बात होगी कि किसी भी चीज की अगर मानो 200 वाली क्वांटिटी ज्यादा बिक रहा है तो 500 वाली पर इफेक्ट यानी इनके सेल पर इफेक्ट तो पड़ता है, ये बात तो है ही। भाई मानो कि मार्केट में 5 होलसेलर हैं, 5 किसी चीज की बिक्री की दुकान किसी चीज को बेच रही हैं, 5 शॉप, अगर वहां पर मैं 3 शॉप और बढ़ा दूं उन्हीं सामान की जो जिनकी वो 5 शॉप ऑलरेडी हैं, तो कस्टमर तो एक लिमिटेड ही है ना। ऐसा तो नहीं कि कस्टमर दूसरे ग्रह से आके यहाँ खरीदने आ रहा है, कस्टमर तो यहीं कहीं मार्केट का है ना, तो बिक्री तो प्रभावित होती ही है। भाई जब पहले 5 दुकानें थी उन्हीं पर 5 पर कस्टमर पहुंचता था, अब उनकी संख्या 8 हो गई तो अब उन 8 पर पहुंच रहा है। तो ठीक इसी तरह जो बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट थे, मतलब भाई ये तो हम मानते हैं कि इंडियन जो चीजें हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है चाइनीज प्रोडक्ट के कंपैरिजन, बट उसकी ही कॉपियां उससे हल्के उसमें अगर वो चाइना वाले उतारते हैं तो जाहिर सी बात है जो बेस्ट क्वालिटी वाली चीजें होंगी उनकी बिक्री पे इफेक्ट तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर जो है जो सेकंड वाला भी जो है जो वीक आर्गुमेंट यहां पर हो जाता है। तो यहां पर दोनों में से किसी भी आर्गुमेंट में स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो दोनों ही वीक आर्गुमेंट थे, इस वजह से मैंने यहां पर दोनों को ही कैंसिल कर दिया है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। अब यहां पर जैसे कि अदर कंट्रियों के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और इंडिया में तो बहुत सारी हैं, जैसे कि आप देखते हो कि जब इलेक्शंस होता है तो ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके नाम आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि आप बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के नाम ही जानते हैं। तो ये कह रहा है शुड देयर बी ओनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, कि क्या भारत में केवल 2 पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए भारत में? एक कह रहा है यस, हाँ, इन मैनी
development countries, sorry, in many developed countries, there are only two political parties. दूसरा पॉइंट कह रहा है नो, नहीं, इंडियन इलेक्टोरेट इज नॉट matured to select between only two political parties. अब यहां पर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि भाई आप ही बताएं, क्या भारत में केवल दो पॉलिटिकल पार्टीज ही होनी चाहिए? इसके पक्ष में आर्गुमेंट कह रहा है यस, इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज देयर आर ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज. हां, बहुत सारे विकसित देशों में केवल दो ही पॉलिटिकल पार्टीज है. तो भाई बहुत सारे विकसित देशों में वो दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इसका मतलब है क्या इंडिया में भी होनी चाहिए क्या? हम किसी के मतलब क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्या? नहीं. तो यहां पर जो पहला पॉइंट है ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये फॉलो करने की बात कर रहा है कि दूसरे मुल्क में ऐसा हो रहा है तो वो चीज हमें अपने मुल्क में भी कर लेने चाहिए. तो फॉलो तभी जो अगर फॉलो जैसे पॉइंट आते हैं तो उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा. हम किसी की नकल या फॉलो नहीं कर सकते. दूसरे मुल्क की जरूरतें क्या हैं, वहां के क्या क्या मैंडेट है, लोगों का क्या किस तरह के व्यूज है, वहां की लोगों का जो कंडीशंस क्या है वो एक अलग निर्भर करता है. ठीक है, तो दूसरे मुल्क के अकॉर्डिंग हम अपने मुल्क में ये चीज करें ये जरूरी नहीं है. तो इसलिए मैंने इस पहले पॉइंट को तो काट दिया है. अब कह रहा है नहीं, इंडियन इलेक्टोरेट इज नॉट मैच्योर टू सेलेक्ट बिटवीन ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज. ये तो भाई ये जो पॉइंट है ये तो लोगों, भारत के लोगों की सोचने समझने पर ही यहां पर उंगली उठा दे रहा है कि भाई उनका दिमाग इतना परिपक्व नहीं है कि वो केवल दो पार्टियों में से ही चुनाव कर ले, है ना. तो यहां पर वो मैच्योर नहीं है इतने, ये कह रहा है. तो भाई मैच्योर नहीं है तो इंडिया क्या ऐसे ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? आप एक चीज बताओ, इंडिया जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है, ऐसा ही है ना. तो यहां के लोगों की पार्टीज को चुनने की क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो ये तो पॉइंट ही गलत हो जा रहा है. तो यहां दोनों ही जो पॉइंट हैं, जो एक यस वाला था और जो नो वाला है, ये दोनों ही वीक आर्गुमेंट है बच्चों, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है ये दोनों. क्योंकि एक कह रहा है कि भैया दूसरे मुल्क में ऐसा हो रहा है तो हमें ये काम अपने मुल्क में भी कर लेना चाहिए, और दूसरा जो पॉइंट है कह रहा है कि नहीं, भारत के लोग इतने मैच्योर नहीं है कि केवल दो पार्टियों में से ही वो अपने कैंडिडेट चुन लें. तो यहां पर दोनों ही जो है पॉइंट जो है वो वीक पॉइंट बन जाते हैं, वीक आर्गुमेंट हो जाते हैं. तो बच्चों इस टॉपिक के जो सवाल हैं, मैंने आपको पहले भी आपको एक चीज समझाया था कि इस टॉपिक के जो सवाल है वो आपके निर्णय लेने की क्षमता पे हैं कि आप किस तरह के आर्गुमेंट रखते हैं. आप भावनाओं में बह के आर्गुमेंट का जवाब लेते हैं, या आप पूरी तरह सोचते समझते हैं कि वो आर्गुमेंट जो दिया जा रहा है उसका बेस क्या है, ह्यूमैनिटी है, एजुकेशन है, या क्या उसके ऊपर चीजें रखी गई है. क्योंकि किसी भी आर्गुमेंट को हम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एक ही कंडीशन पर बोल सकते हैं, कह सकते हैं, जब उसका बेस मजबूत हो तभी हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं. अगर केवल भावनाओं में बह के वो चीज नहीं करना चाहिए, जैसा कि पहला पॉइंट कह रहा था, हाँ भाई दूसरे मुल्कों में भी ऐसा हो रहा है, तो दूसरे मुल्क की कंडीशंस क्या है वो दूसरा मुल्क जाने, है ना. हमारे अपने मुल्क की कंडीशन अलग होती हैं, दूसरे मुल्क की कंडीशंस अलग होती हैं, वहां हर तरह की चीजें देखी जाती है बच्चों. ठीक है ना.
तो यहां जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये भी आपको स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही बनाने का जो राइट है वो मिला हुआ है कि आप इस एक इतने बड़े लोकतांत्रिक मुल्क में रह रहे हैं तो आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। इसी वजह से तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नहीं तो दो ही नहीं हो जाती हैं। हाँ, हो सकता है कि भविष्य में आने वाले 20, 25, 30 या 50 साल बाद इंडिया में दो पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएं, क्योंकि लोग जब क्षेत्रीय पार्टियों को वोट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका अस्तित्व अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है ना। और बहुत से ऐसे देखने को भी मिले होंगे कि कुछ पार्टियां बनी और एक साल बाद ही वो खत्म भी हो गई, क्योंकि उनमें कोई बनाने वाला तो एक ही व्यक्ति था, उनके साथ कोई जुड़ा नहीं, तो वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो गई। तो अब देश की जनता भी इस चीज को समझ रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों के कंपैरिजन हमें नेशनल लेवल की पार्टियों को ही वोट करना चाहिए, क्योंकि नेशनल पार्टीज के जो एजेंडे होते हैं वो एक अलग तरह के एजेंडे होते हैं, और क्षेत्रीय पार्टियों के जो एजेंडे होते हैं वो सिर्फ क्षेत्र तक सीमित होते हैं। बट लोग धीरे धीरे और डेवलप हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं, तो उनका जो सोचने और समझने का तरीका है वो और विशाल होता हुआ चल रहा है। तो वो ये देख रहे हैं कि देश के अंदर ऐसी पार्टी को वोट करें जो पूरे देश के लिए काम करे, पूरे देश की छवि सुधारे। ठीक है, तो यहां पर इन क्वेश्चनों को अब आप कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आपको ये बात हर बार बोलता हूं कि बच्चों आप गूगल पर जाकर स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स क्वेश्चन पीडीएफ लिखेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस वहां से आपको मिल जाते हैं, या आपके पास मार्केट की किसी भी पब्लिकेशन की अगर कोई बुकलेट हो उससे भी आप स्टेटमेंट आर्गुमेंट टॉपिक में जाके वहां क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा, या आपके पास किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो तो वहां से भी उस टॉपिक में जाके आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक एक ही दिन में आपको आ गया, ऐसा नहीं है। ये कोई डाइस या काउंटिंग ऑफ फिगर सीरीज नहीं है कि आपने कैलकुलेशन किया ही हुआ। तो मैंने आपको ये चीज पहले ही क्लियर किया है, ये खुद आपके सोचने समझने की क्षमताओं के ऊपर होता है कि आप किस तरह के निर्णय लेते हो, तब जाके आप, हाँ, जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ सही भी होंगे क्वेश्चंस, तो जो सही हुए वो तो ठीक है, बट जहां आपने क्वेश्चन गलत किए, जहां आपने गलत आर्गुमेंट को सही कर दिया यानी कि वीक आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग मान लिया, उस पॉइंट पर आपको गौर करने की जरूरत पड़ेगी कि यहां मैंने जो गलती की वो कैसे मुझसे हुई। क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों से सबक नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बच्चों, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। प्रैक्टिस डेली करना है, ध्यान रखिए। और प्रेप शॉट की सभी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर, ट्विटर पर, कू ऐप पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप स्टूडेंट्स ग्रुप पर, या आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं वहां तक इन्हें फैलाइए, क्योंकि प्रेप शॉट आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन में यहां पर दे रहे हैं। तो बच्चों, जब कोई इतना अच्छा काम करता है तो उसके लिए एक हमारी भी ड्यूटी बनती है कि उस काम को आगे बढ़ाने में हमारा, मतलब आप लोगों का भी थोड़ा सा सहयोग होना चाहिए। तो यहां मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। यार, यहाँ प्रेप शॉट पे बहुत फैंटास्टिक पूरी वीडियोज अवेलेबल हैं, पूरे के पूरे कोर्स की वीडियोज अवेलेबल हैं, तो उन्हें देखें। और जिन बच्चों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, यानी कि उनके पास फोन तो है बट पैसा नहीं है कि वो 8,000, 10,000 या 20,000 पे फीस डिपॉजिट कर सकें, उनके लिए ये कोर्स तो एक रामबाण औषधि का काम करेगा, इस चीज को तो मैं कह सकता हूं। क्योंकि बच्चों, यहाँ पर पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ प्रत्येक टीचर ने यहाँ पर इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, जीएस जीके की, करंट अफेयर्स की सभी क्लासेज की वीडियोज यहाँ पर बनाई हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफी फायदा आपको पहुंचाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं
फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों।